हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। आज हम उत्तराखंड लोअर पीसीएस की जो परीक्षा 11 मई 2025 को हुई है उसके उत्तराखंड और ज्योग्राफी के सेक्शन के सवालों को यहाँ पे देखेंगे। उनके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। इस वीडियो को केवल वही बच्चे ना देखें जिन्होंने पेपर दिया है, बल्कि ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो आगामी परीक्षाओं में अपीयर होने जा रहे हैं। फिर चाहे वो अगले हफ्ते होने वाली फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की परीक्षा हो, अपर पीसीएस की परीक्षा हो जो 29 जून को प्रस्तावित है, या फिर उत्तराखंड पुलिस या किसी भी ग्रुप सी के एग्जाम की परीक्षा हो। क्योंकि एक बात ध्यान रखनी है, आयोग का पेपर है और आयोग अपने सवालों को रिपीट भी करता है। यहाँ एक बात आपको और समझनी है कि आयोग ने सवालों के जो 4 ऑप्शन बनाए हैं उनमें से एक हम सही उत्तर पे बात करने वाले हैं, पर आपको अपने स्तर पे ये प्रयास करना है कि जो आयोग के 3 और ऑप्शन हैं वो हो सकता है भविष्य की किसी परीक्षा में आपको सवाल की फॉर्म में दिखाई दें। इसलिए इधर उधर भटकने से बढ़िया है कि आयोग के जो ऑप्शंस हैं उन पे काम किया जाए, उनको सवाल की फॉर्म में जनरेट करने के बाद उनको सॉल्व किया जाए। डेफिनेटली आप सभी को लाभ होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। हम जीएस के सेकंड सेक्शन की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहली वीडियो में बताया भी था, हम ये जो सेक्शन जो सेट है हमारे पास में, ये सेट सी है। आप जिस भी सेट से मिलान कर रहे हो पर सवालों को देखते हुए आप मिलान कर सकते हैं। हम सेट सी पे बात कर रहे हैं। जैसे कि इसमें पहला सवाल है, चमोली की जो भोटिया जनजाति है उसके संबंध में 2 शब्द दिए गए हैं, मैतो और गुंशा। इनसे क्या तात्पर्य है? देखिए, सही उत्तर हो जाएगा निवास स्थान। यहाँ आपको समझना है कि ये जो भोटिया जनजाति है ये उत्तराखंड के, या हम कहें कि भारत के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है और ये जनजाति जो है ऋतु प्रवास करती है। कैसी जनजाति है? एक ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है, यानी जो ऋतु के अनुसार अपने स्थान को, निवास स्थान को बदलती है। क्यों? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर रहते हैं तो ऊंचे स्थान शीत ऋतु में क्या होता है, बर्फ से ढक जाते हैं। जैसे ही वो बर्फ से ढक जाते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है, उनको वहां से पलायन करके नीचे आना पड़ता है। तो जो इसमें मैथ शब्द है, मैथ शब्द वो है जो इनका ग्रीष्मकालीन आवास होता है। कौन सा आवास होता है? ग्रीष्मकालीन। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगामी परीक्षाओं में हो सकता है ये सवाल आपको फिर से किसी और फॉर्म में देखने को मिले। ग्रीष्मकालीन आवास यानी वहां पे उस समय बर्फ थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी बर्फ मेल्ट होती है, तो ये वहां पे अपना निवास स्थान बनाते हैं, जिसको कहा जाता है मैथ। अब बात है गुनसा की, तो गुनसा क्या है? गुनसा शीतकालीन आवास होता है। यानी जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, इन सर्दियों के महीने में ये भोटिया जनजाति के लोग नीचे उतर आते हैं घाटियों की तरफ, और जहां पे अपना निवास स्थान बनाते हैं उसको गुनसा कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है सी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है, एक तरफ प्राचीन स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ जिला दिया गया है और संबंधित करना है उनको कि कौन किससे संबंधित है। और इसमें सवाल में जैसा कि हमने बताया था कि आपको इस तरीके के कीवर्ड्स को मार्क कर लेना होता है, उसको अंडरलाइन कर लेना होता है। अब हमें इसमें गलत पहचानना है। जैसे लाखा मंडल आप जानते हैं देहरादून में है, पांडुकेश्वर आप जानते हैं चमोली में, गोविशान आप जानते हैं उधम सिंह नगर में है। जो बैजनाथ है, बैजनाथ पिथौरागढ़ में नहीं है, बल्कि ये आपको मिलेगा बागेश्वर में। कहाँ पे है? ये बागेश्वर में है। चलिए, ये तो आप जानते हैं। अब यहाँ पे एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देख लेनी है कि जो बैजनाथ है ये भगवान शिव से संबंधित है। बैजनाथ का मंदिर है, ये भगवान शिव से संबंधित है, और ये जो है ये गोमती नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर है। ये जो बैजनाथ मंदिर है, शिव का मंदिर है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, आप जानते हैं, स्वदेश दर्शन। स्वदेश दर्शन। इस स्वदेश दर्शन योजना के तहत इस बैजनाथ मंदिर को शिव हेरिटेज सर्किट से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। कौन सा सर्किट है? शिव हेरिटेज सर्किट, इससे जोड़ा जाना प्रस्तावित है। कौन सी योजना के तहत? स्वदेश दर्शन योजना। किसकी योजना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। कौन सा मंदिर है? बैजनाथ मंदिर है। कौन सी नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर। तो इसका सही उत्तर हो जाता है डी, क्योंकि हमें रॉन्ग आंसर पहचानना था। रॉन्ग कौन सा ऑप्शन है? तो वो है बैजनाथ पिथौरागढ़, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। सवाल कहता है, यहां पे ताल दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल केदारनाथ क्षेत्र में स्थित नहीं है? चोराबाड़ी केदारनाथ में है, बासुकी ताल केदारनाथ क्षेत्र में है। अब देखिए, इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और कंफ्यूजन भी कुछ नहीं है। देखो, सतोपंथ की अगर आप बात करेंगे तो ये बद्रीनाथ क्षेत्र में है। केदारनाथ के बारे में पूछा है और ये बद्रीनाथ में आता है। ठीक है।
अब अगर हम दूसरे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़े जो कि लोखाम ताल है, लोखाम ताल जो है वो नैनीताल में है, नैनीताल में है। ठीक है, तो अगर हम देखें इस ऑप्शन के इस सवाल के हिसाब से तो ना ही तो सतोपंथ आता है केदारनाथ क्षेत्र में और ना ही तो आता है लोखाम ताल। फिर ये अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो देखें आप चोराबाड़ी, बासुकी, सदोपंथ ये सब गढ़वाल क्षेत्र में आते हैं और ये जो लोखामताल नैनीताल है ये कुमाऊं क्षेत्र में आता है, इसलिए इसका एक संभावित उत्तर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है टिहरी राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? भवानी शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह या फिर सुदर्शन शाह? आप शाह वंश में देखते हैं, जो परमार वंश है उसमें आप देखते हैं प्रताप शाह के द्वारा इसको शुरू किया गया था पहले। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ें, अगर हम सवाल पर नजर दौड़ाएं तो सवाल कहता है कि गढ़वाल शासकों की निम्नलिखित में से कौन सी क्रमानुसार सूची सही है, यानी क्रम के अनुसार सजाना है, पहले कौन है दूसरा कौन है। चार शासकों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले शासक का नाम जो है वो अजय पाल रहे, ये पहले नंबर पर है, फर्स्ट पोजीशन इनकी रही। दूसरे बाद इनके बाद में नाम जो आता है इस उसके हिसाब से तो वो आता है सहजपाल का नाम। तीसरे नंबर पर आता है बालभद्रपाल का नाम, थर्ड पोजीशन है, ये सेकंड नंबर है। और नेक्स्ट जो नंबर है वो फिर हमारा श्याम शाह का है फोर्थ नंबर पे। इस तरीके से अगर हम सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आंदोलन और उसके प्रणेता यानी इसको शुरुआत करने वालों से बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे आंदोलनों के नाम दिए गए हैं, जैसा आप जानते हैं चिपको आंदोलन दिया है, आप समझते हैं गोरा देवी से संबंध है इनका। पानी राखो आंदोलन आपको भी पता है सच्चिदानंद भारती हैं। अगर बीज बचाओ आंदोलन की बात करें तो इनका संबंध जो है विजय जरधारी से है। और डी नंबर जो मैती आंदोलन है उनका संबंध जो है वो कल्याण सिंह रावत से है। इस तरीके से अगर आप इसके सही ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है कमिश्नर हेनरी रेमजे द्वारा स्थापित एक व्यवस्था का नाम दिया है 12 आना बीसी। व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? कौन से संबंधित थी? भू व्यवस्था, न्यायिक सुधार, युद्ध कोष या फिर दुर्भिक्षिक कोष? तो इसका सही उत्तर है ये भू व्यवस्था से संबंधित थी, एक तरीके का लैंड सेटलमेंट था 12 आना बीसी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह एवं फतेह शाह के मध्य भंगाणी में युद्ध का उल्लेख मिलता है? देखिए गुरु गोविंद सिंह की एक आत्मकथा है जिसका नाम है विचित्र नाटक, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि यहाँ पे फतेह शाह के बीच में और गुरु गोविंद सिंह के बीच में एक युद्ध हुआ था, तो विचित्र नाटक में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन सी 8 नंबर का सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है पनवाली उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण है, क्या है? तो ये एक बुग्याल है और ये बुग्याल जो है आपको टिहरी गढ़वाल जिले में मिलेगा। कहां पे है? टिहरी गढ़वाल जिले में आपको पनवाली बुग्याल मिलेगा। बुग्याल यानी घास का मैदान। ठीक है, नेक्स्ट है वसुधारा ताल। वसुधारा ताल क्या है? एक भूस्खलन झील है, यानी लैंडस्लाइड लेक है, ज्वालामुखी झील है, एक तरीके का वोल्केनो लेक है, हिमनद झील है, एक तरह का ग्लेशियर लेक है या फिर घोलीकरण झील है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है उत्तराखंड में जितने भी लेक्स हैं वो अधिकांशतः हिमनद झील हैं, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है यहाँ पे जिस भी झील के बारे में पूछा जाए अधिकांशतः झील जो है हिमनद झील है, ग्लेशियर्स लेक है, तो ये भी एक तरीके की ग्लेशियर लेक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम है? यानी उत्तराखंड की 5 अनुसूचित जनजातियां हैं, आप सब समझते हैं, और उसमें पूछा है कि न्यूनतम जनसंख्या किसकी है। तो न्यूनतम जनसंख्या में नाम आता है राजी का, वनराजी जनसंख्या है। आप जानते हैं मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्स में किसका नंबर आ जाएगा? वो भोटिया है। सबसे बड़ा जनजातीय ग्रुप जो है वो भोटिया है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो यहाँ पे जनजातीय ग्रुप है उसका नाम है वनराजी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल है उत्तराखंड में ज्योग्राफी से संबंधित सवाल है। कहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार करना है, सही उत्तर को चुनना है। मुख्य सीमा भ्रंश, अगर आप इसे इंग्लिश वाले सेक्शन में देखेंगे तो आपको मिलेगा मेन बाउंड्री फॉल्ट, एमबीएफ। शिवालिक को लघु हिमालय से पृथक करता है, बिल्कुल एकदम सही बात है। शिवालिक हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, एकदम न्यू फोल्डेड माउंटेन है। ये कि यहाँ पे हमें पता है कि थोड़ा सा आपको इसको समझ लेते हैं। एक इस तरीके से ट्रांस हिमालय दिया गया है, दूसरा है फिर आपका ग्रेट हिमालय, फिर आपका आता है लेसर हिमालय, देन आता है शिवालिक, उसके बाद में आपका मैदान वाला सेक्शन शुरू होता है। ये हमने कहा कि ये हमारा ट्रांस हिमालय है, और ये हमारा ग्रेट हिमालय है, ये हमारा मिडल हिमालय है, ये हमारा शिवालिक है, और ये हमारा ग्रेट प्लेन्स है।
इस तरीके से व्यवस्था देखने को मिलती है आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र में। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में आप देखेंगे वहां पे ITSZ है, ITSZ है। इंडस सांगपो सचर जोन है ये जो घाटी है। ग्रेट हिमालय और जो मिडल हिमालय है यानी महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आपको मिलेगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCT। यहीं पे अब हम बात करें कि जो लघु हिमालय है और शिवालिक है इसके बीच में हमें देखने को मिलता है MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट। शिवालिक और ग्रेट प्लेन्स के बीच में आपको मिलता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। केवल एक याद नहीं रखनी, MBF को नहीं रटना है, HFF को भी देखिए, MCT को भी देखिए, ITSZ को भी देखिए। और ये भारत का इस तरीके से उत्तरी क्षेत्र हो जाता है, नॉर्दर्न एरिया हो जाता है। चलिए अगर हम इसमें बात करें तो दोनों ऑप्शन इसके ठीक हैं, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का आरोही क्रम है, यानी असेंडिंग ऑर्डर बताना है आपको। सबसे कम की तरफ चलेंगे, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो आप इसमें देखेंगे उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, ये एक बढ़ता क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल है, कहता है भारत की जनगणना 2001 और 2011 के अनुसार उत्तराखंड में 2001 और 2011 में जनसंख्या का घनत्व क्या था, यानी 2001 में क्या था यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी और 2011 में क्या है। तो अगर हम इसके सही ऑप्शन की बात करें तो 159 2001 में है और 189 जो है वो 2011 में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 कहता है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस वर्ष में बेलाकुची आपदा घटित हुई। बेलाकुची आपदा के बारे में, बेलाकुची आपदा जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये घटना घटी थी और ये घटना हुई थी 1970 में, 1970 में। ऑप्शन ए इसका एकदम सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल एलिमिनेशन मेथड से हल होने वाला था। कई तरीके की चीजें मैंने आपको कहा भी था कि लॉजिकल सोचा करते हैं। आपके आगे भी परीक्षाएं होंगी। अगर आपका लोअर पीसीएस अच्छा हुआ है, अगर आपका लोअर पीसीएस अच्छा नहीं हुआ है, दोनों ही संदर्भ में आपको अपर पीसीएस देना ही है, क्योंकि जिनका अच्छा हुआ है वो अपर पीसीएस के लिए तैयारी करें, एकदम से अच्छी जॉब पकड़ें और जिनका अच्छा नहीं हुआ है वो भी डेफिनेटली फॉर्म भरें। आप फॉर्म भर ही रहे होंगे। आपको पता है 27 मई लास्ट डेट है और 29 जून प्रस्तावित डेट है। तो उसको फॉर्म को भरिए और चीजों को सीखिए, आयोग के पैटर्न को पकड़िए, उसको फॉलो कीजिए। देखिए इलिमिनेशन मेथड लगाइए। क्या कहता है, कहा है कि जो पर्वत शिखर हैं उनकी चोटाई उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। केदारनाथ, पंचाचूली, नंदा देवी और कामेट दिया गया है। आप सभी को पता है कि जो नंदा देवी पर्वत है वो यहाँ पे सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। नंदा देवी वही 7,816 या 17 के आसपास आप इसको जानते हैं, यानी कि ये सबसे ऊंची है। घटता क्रम बताना है तो सबसे ऊंचा थड़ देख लीजिए, ना ही ए में है, ना ही बी में है और ना ही डी में है, केवल और केवल सी में है सबसे ज्यादा। आपको कुछ और सोचना भी नहीं था। अगर आपको इनकी हाइट नहीं भी पता है, ना भी पता हो, टाइम बचाना होता है, नंदा देवी के साथ में जाएंगे। ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा घटते क्रम में। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल कहता है फूलों की घाटी नंदा देवी जीव मंडल का एक भाग है, बायोस्फीयर रिजर्व का। हाँ एकदम ठीक बात है। नंदा देवी जीव मंडल यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थलों में से एक है। दोनों ही बातें ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कहता है अल्मोड़ा नगर नदी के जलागम यानी वाटरशेड पर स्थित है। कहां पर है? गगास है, कोसी सुयाल है या फिर कोसी है? दोनों है, कोसी और सुयाल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान में उत्तराखंड राज्य के प्रथम सुगंध उद्यान की स्थापना की गई है, और यह स्थापना हुई है लाल कुआं में। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर है। सवाल नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 कहता है उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन, पहला कहता है 1 दिसंबर 2018 से प्रारंभ की गई, एकदम ठीक बात है। दूसरा कहता है इसकी तीसरी किस्त जो है वो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक अवमुक्त की जाती है, एकदम ठीक बात है। इस तरीके से आप देखेंगे तो दोनों ही बातें ठीक है। ऑप्शन ए एंड बी यानी ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस नस्ल के पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है? अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें जो रेड सिंधी नस्ल है उसका नहीं हो रहा है, बाकी दो गिर और शाहीवाल दोनों का हो रहा है। इस तरीके से इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है कि दो लिस्ट यहाँ पे दी गई हैं, उनको सुमेलित करना है, कौन कौन कहाँ कहाँ पे है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे उत्तराखंड में लिंगानुपात पहचानना है। उत्तराखंड में जो लिंगानुपात है वो है 963। दूसरा है उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात कितना है, वो है 890। उत्तराखंड में घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो वो है 189।
शिशु मृत्यु दर उत्तराखंड में कितनी है? तो वो है 38। अगर आप इस तरीके से मिलान करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। ये तो आपको रट लेना है। देखिए डेटा फिर से आपको किसी ना किसी परीक्षा में फिर से रिपीट दिखाई देगा। 2011 का डेटा है। कम से कम ये ऊपर के तीनों ऑप्शन तो आपको रटे होने चाहिए, इसमें से कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। इस परीक्षा के लिए ही ना देखें केवल इस वीडियो को, आप ये भी देखें कि आप आगे की परीक्षाओं के लिए चीजों को कैसे तैयार करते हैं। नेक्स्ट है बिल लाओ इनाम पाओ योजना का संबंध किससे? बिल दिखाओ और उसके बदले आप इनाम ले जाओ। कर विभाग ने ऐसा किया कि लोग बिल लाएंगे तो कम से कम उसी बहाने, इनाम पाने के बहाने कम से कम बिल तो कराएंगे ना, हम लोकल में करा लेते हैं सारे काम। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल कहता है उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम 1% वाले जिले कौन से हैं? नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चंपावत, पिथौरागढ़ या पौड़ी गढ़वाल? इसका सही उत्तर है ए, नैनीताल और उधम सिंह नगर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल कहता है उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? ये सभी को पता है, 27 मार्च 2016 को पहली बार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 26 कहता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, प्रगति सूचकांक समीक्षा 2023 में नेशनल फैमिली हेल्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 से 2021 के अनुसार उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत कितना था? इसका अगर आप सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.67%। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 2019 से 21 के अनुसार दिखाया गया उत्तराखंड में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसका प्रतिशत है 9.67%। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि दर क्या रही? आर्थिक वृद्धि दर के बारे में बताना है। तो अगर इसके बारे में आप देखेंगे जो समीक्षा है, आर्थिक समीक्षा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है 7.58% जो है यहाँ की आर्थिक वृद्धि दर रही 2023-24 में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल नंबर 28 कहता है वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान प्रचलित भाव पर बताना है, कितना रहा है? तो लगभग 10%। अगर हम लगभग 10%, आर्थिक समीक्षा कहते हैं लगभग 10% की बात करें तो लगभग 10% में जो है 9.99% यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 कहता है उत्तराखंड के गठन के बाद अंतरिम विधानसभा जो बनी स्टार्टिंग में, उसके अध्यक्ष कौन हुए? तो उसके अध्यक्ष हुए प्रकाश पंत। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। उत्तराखंड में प्रचलित निम्न में से किस व्यवस्था को गांधी पुलिस के नाम से जाना जाता है? ये भी फैक्चुअल सवाल है और इसका सही उत्तर है राजस्व पुलिस व्यवस्था को जो है गांधी पुलिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तराखंड की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी गई है? आप सभी जानते हैं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए पूछ रहा है, तो चक्राता विधानसभा सीट जो है वो एसटी के लिए रिजर्व सीट है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। उत्तराखंड के संदर्भ में विचार करना है। ब्रिटिश सरकार ने पी वंधम की अध्यक्षता में 1921 में वन शिकायत समिति का गठन किया था। हाँ सही बात है। इस समिति को कुमाऊं की वन शिकायत समिति के नाम से जाना जाता था। एकदम सही बात है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल नंबर 33 कहता है वर्ष 2024 के लिए किस लेखक को उत्तराखंड का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार उत्तराखंड साहित्य भूषण दिया गया है? और अगर हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, करंट अफेयर्स का सवाल है, सुभाष पंत। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। उत्तराखंड ने हाल ही में अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? कोटद्वार में इसका उद्घाटन हुआ है। वाइन उत्पादन इकाई, पहली वाइन उत्पादन इकाई है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 35। वर्ष 2025 में उत्तराखंड से किस समाज सेवी को पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इनका नाम है राधा बहन भट्ट। हमने अपने करंट अफेयर सेक्शन में इनका नाम कवर किया था, इस करंट अफेयर्स को कवर किया था। हम लगातार आपके लिए करंट अफेयर्स लाते रहे हैं और लाते रहेंगे, चाहे वो आपकी अपर पीसीएस की परीक्षा हो या फिर अगले हफ्ते होने वाली जो आपकी एफआरओ की परीक्षा हो, उसके लिए भी हम पूरे तरीके से काम करेंगे, आपके साथ में जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल कहता है 36 नंबर है, क्रिकेट के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? तो इनका नाम है एकता बिष्ट। क्रिकेट के मामले में एकता बिष्ट का नाम आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई हाउस ऑफ हिमालय, जिस पर हमने बात करी थी 10 मई को, हमने जो मैराथन क्लास ली थी करंट अफेयर्स को, उसमें भी हमने इसका जिक्र किया था कि इसके मुख्यमंत्री ने हाल ही में इसके ई कॉमर्स पोर्टल का अभी शुभारंभ किया था। और अगर आपसे यही पूछ लिया जाता कि हाउस ऑफ हिमालयस क्या है, तो स्थानीय प्रोडक्ट्स को सेल करने का एक माध्यम है। हाउस ऑफ हिमालय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद इसमें शामिल नहीं किया गया है? अगर आप देखेंगे हाउस ऑफ हिमालयस के नाम से आप गूगल करिए, सीधा आपको मिलेगा, उसमें पश्मीना सॉल को नहीं दिखाया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्मीना सॉल।
नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। उत्तराखंड राज्य में पीएम जन मन योजना के सही लाभार्थियों की पहचान करें। कौन कौन उसके सही लाभार्थी हैं? तो दो जनजातियों के नाम हैं, एक है बुक्शा और एक है राजी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। उत्तराखंड राज्य की वित्तीय डेटा केंद्र कहाँ पर स्थापित है किया गया है या स्थित है? तो वो है देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। सवाल नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर हुआ? तो उनका नाम हुआ एडवर्ड गार्डनर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, फैक्चुअल सवाल है। नेक्स्ट है, सन 1814 ईस्वी में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? तो उस समय भारत में जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स काम कर रहे थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब यहां तक हो जाते हैं, ये उत्तराखंड से संबंधित सवाल हैं। इसके बाद से हमने इससे पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दी है। इससे पहले का सेक्शन जीएस के पार्ट फर्स्ट में दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसमें चेक कर सकते हैं। उसमें भी हमने कोशिश की है कि जो जहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो सकता है वहाँ पे दिया जाए, और जितने ज़्यादा सटीक संभावित उत्तर हम दे सकते हैं उसकी हमने पूरी कोशिश की है। अगर आपने हमारा जो मैथ्स और रीजनिंग की हमने वीडियोस में बनाई है एक्सप्लेनेशन वाली, अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए, उस प्लेलिस्ट में बनी हुई है, उसको जाकर के चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हमारा 83 से 100 तक के कुछ सवाल पहली वीडियो में बचे हुए थे, वो हम इसमें कवर कर लेते हैं। सवाल नंबर 83 है, सेट सी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। एक तरफ परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्यों के नाम दिए गए हैं, और ये बड़ा ही कॉमन सा सवाल है। हम जब भूगोल पढ़ते हैं तब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र नाम है तारापुर। अगर हम तारापुर का संबंध देखें कौन से है, तो तारापुर जो है ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। कैगा की बात करें तो कैगा आपको कर्नाटका में मिलेगा। कुडनकुलम की बात करें तो कुडनकुलम आपको तमिलनाडु में मिलेगा। काकरापार की बात करें तो काकरापार आपको गुजरात में मिलेगा। अगर इस तरीके से आप सही ऑप्शन के बारे में बात करें तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 83 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सवाल कहता है, कथन और कारण से संबंधित सवाल दिया गया है। एक कथन दिया गया है, दूसरा कारण दिया गया है। ठीक है। कथन कहता है हिमालय में समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। हाँ, एकदम सही बात है, जैव विविधता वहां पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिच है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा कहता है कि ये पाई जाती है, इसका कारण क्या है? कारण पे बात करी है। हिमालय में विविध जलवायु परिस्थितियां हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऊंचाई पे बढ़ने के साथ साथ में भिन्नताएं पाई जाती हैं और जलवायु में भी परिवर्तन आता है। ठीक है। ऊंचाई में भिन्नताएं हैं जो विविध वनस्पति और जीवों का कारण बनती है। हम जब जानते हैं इस बारे में कि जैसे ही आप प्लेन एरिया से उत्तराखंड में पहाड़ी एरिया में ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आप वनस्पतियों का प्रकार बदलते हुए देखेंगे। शुरुआत में आपको चौड़ी पत्तियों के वन मिलेंगे, घास मिलेगी। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो कैनोपी बनती जाएगी, है ना, स्प्रूस के, देवदार के वृक्ष मिलते जाएंगे, और ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो यानी वनस्पति का आकार, वनस्पति में विविधता होती जाएगी। उसी हिसाब से जीव जंतु भी मिलते जाएंगे। स्नो लेपर्ड आपको ऊपर मिलेगा, है ना। तो ये एकदम सही कहता है। तो दोनों ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ए और आर दोनों सही है और ए आके सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है भारतमाला परियोजना के संबंध में विचार करना है। भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में संरचनात्मक भिन्नताओं को समाप्त कर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं उनको समाप्त करना है और सड़क परिवहन दक्षता को बढ़ाना, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। हाँ, एकदम सही बात है। दूसरा, भारतमाला परियोजना में भारत की सीमाओं के साथ राजमार्गों का विकास भी शामिल है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। एकदम सही बात है। जैसे फिलहाल आप देखते हैं कि भारत और पाक के बीच में युद्ध या तनाव बना हुआ है, ऐसे ही भारत और चीन के बीच में हम कभी कभी देखते हैं। तो अगर हमारी सीमाओं पर राजमार्ग रहेंगे तो हमारी आर्मी आराम से हम समय से डिप्लॉय कर पाएंगे। ये उसका उद्देश्य भी था हमारी भारतमाला परियोजना का। एकदम सही बात है। तो दोनों कथन इसके सही हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है पश्चिमी घाट की निम्नलिखित चोटियों को उनके ऊंचाई के क्रम में कैसे लिखना है? अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में बताना है। तो देखिए, घटते क्रम की बात करें, कुद्रेमुख कर्नाटका में है। जैसा एक तो पहली बात है कि सारी की सारी पश्चिमी घाट में है। ठीक है। भारत के ये इस तरीके से मान लीजिए भारत है, तो यहाँ पे ही सारी की सारी कहीं ना कहीं रही होंगी। कुद्रेमुख की बात करें तो कुद्रेमुख आपको कर्नाटका में मिलेगा, कर्नाटका में। अगर हम बात करें सालहेर की तो ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। अगर हम बात करें पुष्पगिरी की तो ये आपको फिर से कर्नाटका में मिलेगा। अगर हम महाबालेश्वर की बात करें तो महाबालेश्वर महाराष्ट्र में है, वही है पश्चिमी घाट में। ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1894 मीटर की ऊंचाई है कुद्रेमुख की।
अगर हम सालहेर की बात करें तो सालहेर लगभग 1567 मीटर की ऊंचाई पर है, 1567। अगर हम पुष्पागिरी की बात करें तो लगभग 1712, पुष्पागिरी लगभग 1712 मीटर है। महाबालेश्वर 1439 या 40 के आसपास है, 1439 या 40 के आसपास है। अब आप इसमें घटता क्रम लगा ही सकते हैं कि आप देखेंगे कि कुद्रेमुख जो है सबसे ज्यादा एक देख लीजिए, बस इलिमिनेशन मेथड से आपको एक पता हो। और कुद्रेमुख के बारे में जब हम सामान्य रूप में पश्चिमी घाट को पढ़ते हैं, कुद्रेमुख को पढ़ते ही हैं, तो कुद्रेमुख के बारे में आपको पता हो कि वो सबसे ऊंची है, तो एक और किसी में नहीं है, आप ऐसे भी जा सकते हैं। अगर दूसरे नंबर पे देखें तो पुष्पागिरी आता है, फिर तीसरे नंबर पे देखें तो सालहेर आता है, चौथे नंबर पे यहाँ महाबालेश्वर आता है, कृष्णा नदी निकलती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87 की तरफ बढ़िए। 87 कहता है पूरब से पश्चिम, ध्यान रखना है पूरब से पश्चिम, हमारा हाथ एक से चलता है पूरब से पश्चिम ना, ये पश्चिम से पूरब है, हमें बताना है पूरब से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे वाले में काम करना है। पूरब से पश्चिम की ओर हमारा जो लोहा इस्पात संयंत्र है उनका क्रम को सजाना है। दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुर्गापुर जैसे कि पश्चिम बंगाल है, जमशेदपुर आप झारखंड वाले में, राउरकेला, भिलाई, ये आप इस तरीके से देखेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 88 कहता है निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। आपको पता है ब्लैक सॉइल का संबंध जो है वो बेसाल्ट की चट्टान से है। जहां कहीं भी बेसाल्ट की चट्टान पाई जाएंगी वहां पे उनके टूटने फूटने से वहां पे जिस मिट्टी का विकास होगा वो मिट्टी काली होगी। और बेसाल्ट देखो, छोटा नागपुर में तो ये पठारी क्षेत्र है, यहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती। तराई क्षेत्र में कहाँ ही बेसाल्ट की चट्टानें, बेसाल्ट का मतलब होता है वोल्केनिक जो हमारी होती है, तो यहाँ पे भी नहीं पाई जाएंगी। सुंदरबन डेल्टा है तो यहाँ भी नहीं पाई जाएंगी, यहाँ भी एक तरीके का आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। दक्कन का पठार, सिंपल सी बात है, दक्कन के पठार में आपको बेसाल्ट की चट्टानें मिलती हैं, और उसमें भी स्पेशली महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन में, और वहाँ पे काली मिट्टी पाई भी जाती है। और आप जानते हैं काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए, कॉटन के लिए सबसे अच्छी होती है, इसलिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है, अच्छा कई बार ना सवाल पूछ लेता है, जैसे इस पेपर में भी पूछा है, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। एक सवाल इसमें बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है। एक तो उसने पूछा था सौर मंडल के बारे में। उसने लिखा है कि हम भारत का भूगोल पूछेंगे, पर वो सौर मंडल जब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन करके तो हम उसको विश्व के भूगोल में पढ़ते हैं। तो जिस भी परीक्षा में उत्तराखंड के किसी आयोग ने भारत का भूगोल दिया हो तो मान के चलिए विश्व का भूगोल भी आपसे पूछा जाएगा, बस बताएगा नहीं वो आपको। तो काली मिट्टी को कई जगह पे कई बार ऐसा सवाल आता है कि बताइए भारत में कौन सी मिट्टी चरणोजेम मिट्टी है। तो चरणोजेम मिट्टी अगर हम देखेंगे, जब हम विश्व के स्तर पर मिट्टियों का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो चरणोजेम बिल्कुल वैसी सी ही है जैसे भारत में काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी चरणोजेम मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय ने 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का शतरंज विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रचा। करंट का सवाल है, गेस डी, यानी ऑप्शन डी ही इसका उत्तर है। सवाल नंबर 90 कहता है स्वतंत्रता के बाद एक समान नागरिक संहिता, देखिए ये तो आना ही था, इसमें सिंपल ही पूछा है, जब इसका मेंस होगा तो उसमें थोड़ा डिटेल पूछेगा। एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। अगर ये लिखता इसमें केवल भारत का पहला राज्य तो आप गोवा लगाते, पर चूंकि इसने पूछा है स्वतंत्रता के बाद, गोवा में स्वतंत्रता से पहले हो चुका था, तो इसमें सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। सवाल कहता है 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो ये हुआ था ब्राजील में। कहाँ पे हुआ? ब्राजील में। और ब्राजील में अगर आप देखेंगे तो ये नवंबर 2024 में हुआ है, नवंबर 2024 में ब्राजील में हुआ। और ब्राजील के किस शहर में हुआ? रियो डी जेनेरो में हुआ शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। कहता है जम्मू और कश्मीर विधानसभा आम चुनाव 2024 में अनुसूचित जाति यानी एससी के बारे में पूछ रहा है कि कितनी सीटें आरक्षित रखी गई थी। देखो एससी एसटी की वहां टोटल 16 सीटें हैं, जिसमें से एससी वर्ग की बात करें तो एससी वर्ग की वहां पे 7 सीटें हैं, और एसटी की बात करें तो वहां पे 9 सीटें हैं। इस तरीके से टोटल 16 सीटें हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में अपनी पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। तो इस संस्थान का नाम है एम्स ऋषिकेश, वहां पे एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा है, उत्तराखंड के सारे बच्चे तो जानते ही हैं, ऑप्शन बी। और ये हमने कल अपनी मैराथन क्लास में भी कराया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में 200 से अधिक पदक जीतने वाला एकमात्र राज्य का नाम बताइए। आपको पता है कि 38वां खेल उत्तराखंड में आयोजित कराया गया। उत्तराखंड को टोटल पदक कितने मिले, हम आगे की परीक्षाओं के लिए भी रिवीजन करें,
हमें पता है कि उत्तराखंड में 103 कौन सा पोजीशन है, 7th नंबर की पोजीशन है उत्तराखंड की। अगर हम बात करें कि पहले नंबर पर कौन रहा, तो देखो अगर पहले नंबर पर विजेता की बात करेंगे तो उसका नाम था सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जो सेनाओं की एक मतलब आर्मी की जो एक तरीके से टीम है, सेना की टीम है, उसको पहला स्थान मिला क्योंकि उसने गोल्ड ज्यादा जीते थे। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य रहा है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र को मिले हैं 201 मेडल। कितने मिले हैं? 201। 201 पदक के साथ में अकेला है जो 200 से ज्यादा जीत रहा है, महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो महाराष्ट्र अगर हम विजेता के अनुसार देखेंगे, हो सकता है अगली बारी सवाल यही पूछे, 38वां राष्ट्रीय खेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहली बार कोई राष्ट्रीय खेल भारत में राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड में हो रहा है, तो आपसे इससे संबंधित सवाल फिर से पूछे जाएंगे। अगर वो पूछता है कि इसमें टॉपर कौन रहा, तो देखिए टॉपर रहता है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। पदकों की संख्या देखेंगे तो पदकों की संख्या कम है, 121 के आसपास है, पर गोल्ड ज्यादा है। अगर हम देखेंगे राज्य में, या हम कहें कि फर्स्ट रनर कौन रहा, तो फर्स्ट रनर में नाम आता है महाराष्ट्र का 201। सेकंड रनर कौन है, तो सेकंड रनर में नाम आता है हरियाणा का, और उसको मिले थे 153 पदक। तो दूसरे नंबर के 153 है, तो एक ही अकेला महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो उसका सही उत्तर है, ये हुआ था हल्द्वानी में, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किस जिले में मोस्ता मानू मेला आयोजित होता है। अगर हम मोस्ता मानू मेले की बात करें तो मोस्ता मानू मेला जो है वो पिथौरागढ़ जिले में आयोजित होता है। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक है, नाम है पन्नालाल। क्या नाम है? पन्नालाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत पठार से उत्पन्न होती है। ठीक है, तिब्बत पठार से आप जानते हैं हमारे यहाँ 3 नदियों का उद्गम हो रहा है। कौन कौन सी 3 नदियां हैं? एक आप जानते हैं सिंधु नदी, इंडस, दूसरी नदी का नाम है सतलज, और तीसरी नदी का नाम है जैसा कि आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पे आपको सिंधु और ब्रह्मपुत्र 2 दी भी हुई हैं, गंगा और यमुना नहीं है। तो पहला तो आपको ये कर ही देना है, गंगोत्री से है, यमुनोत्री से है, उत्तराखंड में है। और वो क्या कह रहा है, कौन सी नदी तिब्बत से निकल रही है। इसे विश्व की सबसे लंबी सीमा पार करने वाली नदियों में से एक माना जाता है। सिंधु भी बाहर है, ब्रह्मपुत्र भी बाहर है। ब्रह्मपुत्र अगर आप देखेंगे लगभग 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, जिसमें से अप्रोक्स लगभग लगभग 900 या 800 समथिंग ये भारत में चलती है। इसके बाद बाकी का 2000 से ज्यादा किलोमीटर ब्रह्मपुत्र भारत के बाहर बहती है। और ब्रह्मपुत्र जब आती है तिब्बत वाले रीजन में तो उसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। और आप देखेंगे सिंटेक्शियल बैंड है इसमें आपकी हिमालय रेंज में, तो उसी सिंटेक्शियल बैंड से ये टर्न हो जाती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये दिबांग के नाम से प्रवेश करती है। बाद में इसमें इसकी सहायक नदियां लोहित, दिबांग वगैरह मिलती हैं, और उसके बाद में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र जो है आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जिसका नाम है माजुली। आजकल संकटग्रस्त है, इसलिए सवाल पूछा भी जा सकता है, माजुली द्वीप का अस्तित्व तो लगातार खतरे में बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 98 का। 99 की तरफ बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रदेश उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल के बारे में बात कर रहा है, ट्रॉपिकल सवाना जलवायु की विशेषता रखता है। ये सवाल अगर आपने इसका ऑप्शन रखा है रट, तो आप इसका ऑप्शन मार दीजिए सीधा और यहां से चल जाइए आगे। कर्नाटक पठारी क्षेत्र, यही मैं सवाल की बात कर रहा था कि आयोग ने यहाँ पे आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी एक बहुत अच्छा और बहुत सटीक सवाल पूछा है। जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम क्लाइमेटिक रीजन्स को पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जलवायु क्षेत्रों को। और जलवायु क्षेत्रों में हम कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, जिन्होंने मेंस के लिए तैयारी की है वो बच्चे इसको आराम से समझ पाएंगे। इस तरीके से हम ऐसे बांट लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें मैं अलग ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम जो नीचे वाला क्षेत्र होता है उसको कहते हैं विषुवतरीय क्षेत्र, ऊपर वाले क्षेत्र को हम कहते हैं टुंड्रा क्षेत्र, और इसके बीच में हम 3 क्षेत्र बनाते हैं यहाँ पे। एक होता है, अगर मैं इस तरफ की बात करूँ, एक होता है मानसूनी जलवायु क्षेत्र, यहाँ पे होता है चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र, और एक होता है लॉरेंशियन तुल्य जलवायु क्षेत्र। इस तरीके से हम बांटते चलते हैं। यहाँ पे एक तरफ होता है मानसूनी जलवायु क्षेत्र, ये मानसूनी जलवायु क्षेत्र है, उसकी विशेषताएं यहाँ पे मिलेंगी। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, यहाँ पे होता है मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र, और बीच में होता है
सवाना तुल्य और सुडान तुल्य। तो सवाना तुल्य और सुडान तुल्य ये जो लिखा है ना, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, सवाना जलवायु या सुडान तुल्य, जो सुडान देश है अफ्रीका में, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये जलवायु हमेशा वहां मिलेगी जहां पे आप देखेंगे महाद्वीपीयता का सिद्धांत लगा हुआ होगा। महाद्वीपीयता का सिद्धांत इसको कहते हैं, हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। हम कॉन्टिनेंटल इफेक्ट की बात ही वहीं कर रहे हैं जहां पे चारों तरफ आपको क्या देखने को मिले, महाद्वीप जैसी विशेषताएं देखने को मिले। कभी भी सवाना जलवायु जो है वो किसी कोस्टल एरिया में हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो हम पढ़ते हैं विश्व स्तर पर, इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि सवाना बीच में है। एक तरफ मानसूनी जलवायु क्षेत्र है, एक तरफ आपका मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र है। तो सवाना हमेशा किसी भी जगह पे, अब ये तो विश्व स्तर पर है, इसी को जब आप भारत में लाएंगे तो भारत में अब 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में देख लीजिए। क्या राजस्थान कोस्टल में पड़ रहा है? हाँ, तो आप तो कहेंगे कर्नाटक भी कोस्टल में। रेगिस्तानी प्रदेश की बात कर रहा है, और फिर आप देखेंगे कि राजस्थान जो है वहां पे रेगिस्तानी प्रदेश है, तो रेगिस्तानी कौन से में आ जाएगा? मरुस्थलीय में आ जाएगा। केरल तटीय लिख के दिया है उसने, कोस्टल लिख के दिया, हो ही नहीं सकता, तट पे तो होगी नहीं सवाना तुल्य। तटीय प्रदेश ओडिशा में होगी नहीं। कर्नाटक का पठारी क्षेत्र वहां पे मिलेगी। आप देखेंगे कर्नाटक का ये जो पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा कम होती है। आप देखेंगे ग्रीष्मकाल में यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होती है, शीतकाल यहाँ पे आप देखेंगे शुष्क रहता है। उस तरीके की जलवायु यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, पर कैसे सही है ये भी आपको पता हो, क्योंकि उसने हिंट दिया है। हो सकता है आगे की परीक्षाओं में इस तरीके के इंटरलिंक्ड सवाल वो आपसे उसकी संख्या बढ़ा दे। तैयार रहेंगे। लौटता मानसून की अवधारणा, लास्ट सवाल है, लौटता मानसून की अवधारणा जो है निम्नलिखित में से किस ऋतु से संबंधित है? आप जानते हैं हमारे पास में 4 ऋतुएं होती हैं। एक होता है ग्रीष्मकालीन, एक होता है शीतकालीन, एक होता है शरद ऋतु, और एक आता है बसंत ऋतु, जिसको आप वर्षा ऋतु के नाम से भी जान रहे होते हैं। अब पूछ रहा है कि लौटता हुआ मानसून, पहले तो आपको ये पता हो कि लौटता हुआ मानसून आता कब है। सितंबर के आसपास भारत से मानसून लौटना शुरू हो जाता है, और उससे जो बारिश होती है, मानसून लौटता है उससे बारिश नहीं हो रही है। जब भारत से मानसून की वापसी होती है, इस तरीके से मानसून वापस जा रहा होता है, तो यहां से बंगाल की खाड़ी से वो फिर से आर्द्रता को ग्रहण करता है और भारत के इन वाले क्षेत्रों में बारिश करता है। यहां पे जाना जा रहा है कि लौटता हुआ मानसून बारिश कर रहा है। यहां से तो मानसून लौटना कहते हैं इसको तो। और ये लौटता हुआ मानसून अब यहाँ पे जब बारिश करेगा तो फिर इसका महत्व बनता है। तो यहाँ पे जो बारिश होती है वो होती है अक्टूबर नवंबर के आसपास। अगर हम ऋतुओं को अक्टूबर नवंबर के हिसाब से सजाएं तो यहाँ पे नाम आ जाता है शरद ऋतु का। शीत ऋतु नहीं है। शीत ऋतु में जो बारिश होती है वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, और भारत के पश्चिमी एरिया में होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरीके से ये हमने देख लिया हमारी पूरी टीम के द्वारा मैथ्स और रीजनिंग का, जीएस के फर्स्ट पेपर का, जिसमें हमने जीएस का पूरा सामान्य अध्ययन का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, उन सब के सवाल किए। और एक में हमने उत्तराखंड और थोड़ा सा ज्योग्राफी वाला सेक्शन हमने इसमें कवर किया। आई होप आप इससे सेटिस्फाई रहे होंगे, अपने आंसर्स आपने मिलाए होंगे। हमारी पूरी टीम के हिसाब से ये संभावित उत्तर हैं। बाकी आयोग इसमें जल्दी ही इसमें अपनी आंसर की जारी कर देगा। और जिन बच्चों का 100 प्लस का स्कोर बन रहा है, ये भी बड़ा सवाल रहता है बाद में, मैं इससे बचता हूँ सवाल से, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में आकलन कर देना ये एकदम से अलग बात हो जाती है। मेरे हिसाब से पेपर मॉडरेट है, आसान नहीं है, भारी नहीं है। पेपर जैसा आयोग को बनाना चाहिए, पेपर वैसा बनाया गया है। इससे क्या होता है कि पढ़ने वाले बच्चों को विश्वास जगता है कि हाँ चलो पढ़ा हुआ आता है। एक होता है किसी भी तरीके का सवाल पूछते ना, उससे कहीं ना कहीं मोरल डाउन होता है। पेपर स्टैंडर्ड बनाया गया है, अच्छा पेपर है। 100 प्लस वाले जितने भी बच्चे हैं, अब कैटेगरी वाइज आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। 100 प्लस अगर आप हैं तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। बहुत इसमें ज़्यादा आपको गैप मिलेगा नहीं देखने को कि 120 पे कट ऑफ चली गई। ऐसा नहीं है। 105, 106 ऐसे वाले में, मतलब 95 से लेकर के 105 तक का बीच का रेशियो में सारी कैटेगरीज कवर हो जानी चाहिए। और बाकी मेंस की तैयारी करिए, और क्योंकि अभी आप अपर पीसीएस का भी फॉर्म भर रहे हैं, उसमें भी आपको काम आएंगी, तो होपफुली सारी चीज़ें बढ़िया बनेंगी। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।